हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके लिए सीआईबी एबीएफएम का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हूं। ये सेशन आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के नाम से जाना जा रहा है और आप सभी साथियों के लिए हमारी पूरी टीम सीआईबी एग्जाम के डिफरेंट पेपर से संबंधित सेशन शेड्यूल कर रही है। इन सभी सेशन का हिस्सा बनिए क्योंकि आपके सीआईबी एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ पेपर की संख्या भी ज्यादा है और साथ साथ में पेपर का लेवल भी काफी अच्छा है। तो आप हमारे साथ इन सेशन का हिस्सा बनके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है और आज हम जिस टॉपिक पर फोकस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, एनवायरमेंटल एनालिसिस। ये एनवायरमेंटल एनालिसिस होता क्या है इसे समझेंगे और वो कौन कौन से टॉप टूल्स हैं इसके, इनके बारे में भी जानेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीआईबी आपका पेपर है थर्ड पेपर आपका सीआईबी का एबीएफएम इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है। लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं आप। जो भी साथी बैंकर्स पिछले सेशन आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सेशन आपको मिल जाएंगे, उन सेशन को जरूर देखिए। मॉड्यूल ए इस समय डिस्कस कर रहे हैं द मैनेजमेंट प्रोसेस, जो कि पूरा थियोरेटिकल है और इससे मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, 50 to 20 मार्क्स के। ये 4 मॉड्यूल हैं आपके। मॉड्यूल ए इस समय डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूं ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। और इस समय हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक तरह से एक प्रोसेस के बारे में जानकारी देता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे प्रॉपर स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन करते हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। समझिएगा भाई, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का होना जरूरी है, यानी कि स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन और उस प्रॉपर स्ट्रेटजी को डेवलप करने के बाद उसको सही तरह से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। लेकिन स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन ये सेकेंड और थर्ड स्टेप है। सबसे पहले आपको उस मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा, उस मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा जिस मार्केट से संबंधित हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, और इस एनालिसिस को हम एनवायरमेंटल एनालिसिस बोलते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब भी हम बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल से संबंधित होता है। और इन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी कोर्स ऑफ एक्शंस ऑर्गेनाइजेशन यूज होगी उसी के बारे में ये पूरा प्रोसीजर बताया जा रहा है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट is all about how an organization set long-term goals and determines the best course of action to achieve them. इनको अचीव करने के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंतर्गत वो 4 हैं: एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। आज के दिन हम डिस्कस कर रहे हैं पहले वाले एलिमेंट पर, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखिए, स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन, किस तरह से स्ट्रेटजी को तैयार करना है, उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो भी एक्टिविटीज और जो भी टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करना है और इवेल्युएट करना है, ये तो आप देखते ही समझ जा रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग का तो इसका मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा है, जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, इस सेक्टर से संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते होंगे पोटेंशियली। तो सबसे पहले इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को पोटेंशियली इंपैक्ट कर सकते हैं, ये इस एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू पता चलता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस आती हैं। उन्हीं में से एक एनालिसिस आज हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है पैसले एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस है? पैसले एनालिसिस। समझिए भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी मार्केट में काम कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं,
वो इकोनॉमिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, वो सोशल भी हो सकते हैं, वो लीगल हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं? दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये कैसे फैक्टर है? ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ठीक है, कैसे फैक्टर्स हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखिए, उस पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी स्टेट में ऑपरेट कर रही है, उस स्टेट का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा है? क्या जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही है? क्या डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है? या फिर जो नॉर्म्स हैं वो कितने आसान या फिर कितने टफ है? ठीक है, यानी कि एक तरह से उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है? बिजनेसेस को कितने आसानी से आप सेटल कर सकते हैं और उसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे हैं? क्या रिसोर्सेज उपलब्ध हैं? क्या इकोनॉमिक फैक्टर जो भी है वो सपोर्टिव है? सोशल मतलब लोग वहां पे, देखिए सोशल मतलब समाज की बात की जाती है। सोशल फैक्टर जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, क्या वो सपोर्टिव है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कई बार बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कई बार इसी कारण से शट डाउन हो जाती है, क्योंकि सोशली वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं होता उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस लोकेशन का। टेक्नोलॉजिकल, देखिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है, सर्विसेज हैं कि नहीं अवेलेबल। लीगल, बहुत सारे लीगल इश्यूज होते हैं कई बार, जिस कारण से, जैसे कि अगर कोई स्टील से संबंधित एक बड़ी कंपनी है, जैसे आपके पास एग्जांपल था कि साउथ कोरियन कंपनी थी स्टील मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, और वो उड़ीसा में अपना प्लांट सेटअप करना चाह रही थी। बहुत सारे प्रोसेस इनिशिएट भी हो गए थे, उसने अपना खाका भी तैयार कर लिया था, लेकिन फिर एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इंटरफेयर के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा और वो देश से फिर वापस बाहर गई, क्योंकि जिस इलाके में वो अपने प्लांट्स को सेटअप करना चाहती थी वो नेचुरल रिसोर्सेज रिच तो था, बट उससे वहां की एनवायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट होता, और इस कारण से एनजीटी के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी। बहुत सारे एनजीओ के द्वारा भी आपत्ति जताई गई थी। बहुत सारे लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, कई बार वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके तहत काम नहीं कर रही होती, उसके कारण भी कई बार उन्हें मार्केट से जाना पड़ता है। एनवायरमेंटल फैक्टर मैंने यहां पर आपको बता दिया, एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे, और एनवायरमेंटल इश्यूज में आप बोल सकते हैं कि बस उस पर्टिकुलर एरिया का जो कंट्रीब्यूशन होता है फॉरेस्ट परसेंटेज में वो बहुत ज्यादा होता है, और साथ साथ में इससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। तो ये जो 6 फैक्टर्स दिए गए हैं आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा, और इन्हीं को यहां पर एब्रीवेट किया गया है पैसले के फॉर्म में। ये बहुत ही खास एनालिसिस है, और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है, जब भी वो गोल डिसाइड करता है, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो है इनको कंसीडर किया जाता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस सेक्टर में क्या ये फैक्टर्स उस पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट तो नहीं डाल रहे हैं, और अगर डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना है। इसलिए फर्स्ट एलिमेंट को एनवायरमेंटल स्कैनिंग का नाम दिया गया है, कि मार्केट को समझिए और उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करिए। आई होप सो ये आपको, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है, पैसला एनालिसिस, क्लियर हो गया होगा। इन सभी के नाम आपको याद रखने जरूरी है। ऐसे कई डिफरेंट टाइप के एनालिसिस है। अभी आप जो पढ़ रहे थे ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अब हम आपके सामने एक ऐसा एनालिसिस डिस्कस करेंगे जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर शामिल, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा टाइप का एनालिसिस है जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को शामिल किया गया है। वो भी बहुत ही खास एनालिसिस है, और उसे हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? उसे हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।
देखिए, ये एब्रिविएशंस भी आपको याद रखने हैं। जब आप SWOT एनालिसिस के बारे में समझते हैं तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर शामिल हैं। जब आप इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं? ये इंटरनल फैक्टर्स। और अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसलिए कई बार पूछा जाता है शॉर्ट एनालिसिस में किस टाइप के फैक्टर्स इंक्लूड किए गए, तो आपका जवाब क्या होगा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ टाइप ऑफ फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन SWOT एनालिसिस। लेकिन आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर इंटरनल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, वीकनेसेस की बात की जा रही है, कि क्या चीजें हैं, ये क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, क्या हो सकते हैं सब। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग कुछ इस पिक्चर से। अब देखिए, समझिएगा, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो उसकी यूएसपी होती है। जैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा होता है, लेकिन कोई एक स्पेशलाइजेशन होता है उसका, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बहुत ही रिनाउंड होता है, बहुत ही वेल नोन होता है, वो उसको आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की यूएसपी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूएसपी, बिजनेस की यूएसपी क्या है? दूसरी बात, कौन से वो एरियाज हैं, कौन से वो एरियाज हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बेटर है कंपटीटर से, ठीक है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की कई बार देखते हैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरी होती है और टॉकिंग अबाउट वीकनेसेस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वीकनेसेस, जैसे कि जो कंपटीटर है मार्केट में उससे आप किस मामले में पीछे चल रहे हैं, कंपटीटर से आप किस मामले में पीछे चल रहे हैं। रिसोर्सेज, कौन से वो रिसोर्सेज हैं जो कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, कौन सी वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कंपनी लैग कर रही है, ये क्या वीकनेसेस है, ठीक है। वो कौन से स्किल है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, डिफरेंट टाइप की चीजें हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, यहां पर बात की जा रही है टारगेट ऑडियंस की। वो कौन सा टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं, ठीक है। कौन सा वो एरिया है, पोटेंशियल मार्केट एरिया जिस पर फोकस किया जा सकता है, मार्केट एरियाज। अब ये क्या है? ये है कंपनी के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? मार्केट को एनालाइज करता है और देखता है कि वो मार्केट का कौन सा सेक्शन है जो कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर। साथ साथ में ये भी देखता है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन से संबंधित क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। दिस इज द थ्रेट्स। थ्रेट्स में क्या भाई? थ्रेट्स में आप बोल सकते हैं कि कंपटीटर जो है वो किस चीज में बेहतर है, ठीक है। कंपटीटर क्या कर रहा है और हम क्या नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दीज आर द नंबर ऑफ internal and external factors which can influence potentially the productivity of a company or organization. अब थोड़ा और विस्तार पूर्वक देख लीजिए। SWOT एनालिसिस क्या है? SWOT means strength, weaknesses, opportunity and threats. It's a method. It's a method for finding, analyzing and documenting your company's internal strength. इस पर्टिकुलर एनालिसिस के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, इनको फाइंड आउट करते हैं, इनको एनालाइज करते हैं, इनको एक्सेस करते हैं, उनको डॉक्यूमेंटिंग करते हैं उसकी, ठीक है। और इन सब की मदद से हम ये रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है और अपने सेट टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकती है विद इन टाइम फ्रेम। The SWOT analysis is a useful model for conducting
इवेल्युएशंस बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये दोनों ही फैक्टर्स को शामिल करती है, इसलिए इस पर्टिकुलर मॉडल को बेहतर मॉडल के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, इट इज स्पेशली हेल्पफुल टू कंडक्ट SWOT एनालिसिस टू ऑब्टेन अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू को कंडक्ट करने के लिए उसके प्रोडक्ट्स, उसके ब्रांड्स और कोई नया प्रोजेक्ट है किसी भी स्टेज में चल रहा हो, उसकी लाइफ साइकिल, इन सबको एनालाइज करने के लिए SWOT एनालिसिस एक बेहतर मॉडल के तौर पर देखा जाता है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से अब आपके सामने एक सवाल है, आपको बताना है कि जो SWOT एनालिसिस आपने पढ़ा, ये एक मेथड है फाइंडिंग, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग कंपनीज इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिफर्स टू SWOT। SWOT का मतलब क्या है? अभी अभी आप पिछले 10 मिनट से SWOT के बारे में पढ़ रहे हैं और SWOT का आपने फुल फॉर्म कई बार देख लिया है, तो वही चीज पूछी जा रही है कि SWOT स्टैंड फॉर व्हाट? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। सारे के सारे जो यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए वो सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी बातें एकदम परफेक्ट है। अब बात करते हैं हम आपके CIB एग्जाम की। CIB एग्जाम आपके दिसंबर 2025 में शेड्यूल्ड है और इस पर्टिकुलर पेपर को अच्छा पेपर माना जाता है, लेवल काफी अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ पेपर जैब की कंपैरिजन में ज्यादा है, 4 मेन पेपर हैं आपके और 1 इलेक्टिव पेपर आपको ऑप्ट करना होता है, लेकिन टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये आपके पास एक तरह से देखा जाए टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने हो गए? 5 पेपर हो गए। तो मेहनत बढ़ गई अपने आप ही। ठीक है, पेपर का लेवल हाई है और मेहनत बढ़ जाती है। आपको जरूरत है एक ऐसे महापैक की जिसकी मदद से आप इन सभी पेपर को एक बार क्लियर कर सकें। तो पहली बात मैं क्लियर कर दूं, जो आपको ये बोल रहा है कि एक बार में पेपर क्लियर नहीं हो सकता है, तो आप उनकी बात को एकदम अनदेखा कर दीजिए और ये पॉसिबल है। और हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे बहुत सारे साथी बैंकर्स हैं जिन्होंने एक बार में पेपर क्लियर किए हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी, हो सकता है, पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी? पॉसिबिलिटी आपको एक ऐसे महापैक से बनेगी जहां पर आपको 15+ बैचेस का एक्सेस मिल जाए। अब उसके अंतर्गत फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन प्लस MCQ बैच है, MCQ प्लस केस स्टडी बैच है, कैप्सूल बैच है, क्रैश कोर्स है। ये नंबर ऑफ बैचेस आ रहे हैं, आपको अलग अलग परचेज नहीं करने, आप एक ही महापैक के अंतर्गत इन सभी बैचेस का एक्सेस पा जाएंगे। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए है 3499 में, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 4999 एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 6999 में। ठीक है, 15+ बैचेस का एक्सेस, हर मॉड्यूल का DPP, क्विजेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। आप फाउंडेशन पर फोकस करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है हमारी, बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिए हैं। इंडिविजुअल बैचेस आपका कोई अगर कोई पेपर रह गया है तो आप उसके लिए इंडिविजुअल कोर्स परचेज कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, आपको कोई बड़ा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर से संबंधित, एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम चैनल JIB_CIB by भास्कर सर के साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। हमारी टीम, हम हर संभव प्रयास करते हैं आपकी दिक्कतों को तुरंत से तुरंत सुलझाने का। तो साथियों, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इन सेशंस को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।